किसी युग में सहा नहीं जाएगा। आपको प्यार तो कहा नहीं जाएगा। ये तो किसी युग में सहा नहीं जाएगा। आपको प्यार तो कहा नहीं जाएगा। ऐसा न करो, ऐसा न करो, कुछ तो डरो, डरो इसी डर से। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। ये तो किसी युग में सहा नहीं जाएगा। आपको प्यार तो कहा नहीं जाएगा, कहा नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ रमा। जान दे सकता हूँ, जान ले सकता हूँ। तुम्हारे कहने पर सारी दुनिया को आग लगा सकता हूँ। मैं जानती हूँ गोपाल, मगर क्या करूँ। मेरे पिताजी हमारे मिलन के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। डरती हूँ कहीं वो मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से न कर दें। एक बात याद रखना रमा, जब कभी किसी गैर के हाथ तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारी तरफ पड़ेंगे, कहीं ना कहीं एक घंटी बजेगी जो तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम मेरी हो। बस फिर तुम वहां से उठकर चली आओगी। अगर उठकर चली आने का साहस नहीं जुटा पाई तो? मेरी याद तुम्हारे अंदर वो साहस पैदा करेगी। याद पर तो भरोसा नहीं है गोपाल। हाँ, तुम्हारी मौजूदगी में ये करिश्मा है। कल कब आओगे? जब तुम पुकारोगे। गोपाल! जवान लड़की की मर्जी के खिलाफ ऐसा कदम उठाना क्या ठीक होगा ठाकुर? अंधी जवानी को जीवन पथ पर मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती ठाकुर। अरे मैं उस बदमाश से खुद मिल चुका हूं। न माँ बाप का पता, न खानदान का ठिकाना, और न ही जात और धर्म के बारे में मैंने उससे जो कुछ भी पूछा उसका सही जवाब दिया उसने। बस एक ही रट है उसकी, मैं आशिक हूं, आपकी बेटी से इश्क करता हूं, इश्क करना ही मेरा धर्म है, प्यार ही मेरा ईमान है। कोई मजनू की खानदान का लगता है। ये हंसने की बात नहीं है ठाकुर। उस कमीने हरामजादे के प्यार के चक्कर में मेरी बेटी ऐसी फंसी है कि अगर जल्दी हमने कोई कदम नहीं उठाया तो मेरी इज्जत, ये खानदान का नाम, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा भैया। ठीक है, मैं जल्दी से कोई लड़का तलाश करके आपको खबर करता हूं। जल्दी ठाकुर। मेरे पिताजी किसी भी हालत में इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तुम क्या चाहती हो? अपना आप तुम्हारे अलावा किसी और को दे सकूंगी
बहुत सोचने पर भी ऐसा विश्वास नहीं होता। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। तुम्हें खोकर जीने के लिए अपने आप पर जोर नहीं डालूंगा, और जीने की खातिर तुम्हें पाने के लिए तुम पर जोर नहीं डालूंगा। मुझे लेकर भाग सकते हो? तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूं, दुनिया में आग लगा सकता हूं। तो तैयारी कर लो, हम दोनों भाग जाएंगे। रोमा, जीवन मेरा बेटा नहीं है, मेरे भाई का लड़का है। और रूमा भी मेरी बेटी नहीं, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की लड़की है। बारात यहीं आएगी और डोली भी यहीं से उठेगी। सब कुछ तय करना मेरे ही जिम्मे। जीवन की दूसरी शादी होगी। और पहली बीवी? पहली बीवी का तो देहांत हो गया, 3 साल हुए। और औलाद? एक लड़का है 8-9 साल का। और जीवन तो शहर का माना हुआ डॉक्टर है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। खानदान के बारे में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अजी किसी से क्या पूछना, आप कह रही हैं, झूठ थोड़े ही होगा। लड़के की उम्र क्या है? जीवन की पहली शादी तो बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। इस समय उसकी उम्र 34 या 35 साल की होगी। ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। आप मुहूर्त निकलवा कर मुझे खबर कर दें, ताकि मैं तैयारियां शुरू कर दूं। और लड़की के पिता? उनको मैं ठीक समय पर बुलवा लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अच्छी बात है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। रोमा, तेरा नसीब। इस वक्त 5:30 बजे हैं। रात को 1 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी। मैं 12:30 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। तुम 12:30 और 1 के बीच कभी भी चली आना। बस फिर जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, इतनी बड़ी दुनिया है और हम दोनों। रोमा, रोमा। जो लोग जन्म देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वो औलाद में खुद क्यों जीना चाहते हैं? औलाद को मनचाही जिंदगी क्यों नहीं जीने देते? लेकिन ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। इन सब चीजों पे सोच विचार करके तो भागने का फैसला किया था। फैसला कर लिया है, इसलिए क्या भाग जाना आसान होगा? देखो, अगर डर रही हो, डगमगा रही हो, तो फैसला बदल देते हैं। लेकिन तुम्हारे डैडी... मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगी। गोपाल के साथ भाग जाऊंगी तो पिताजी क्या करेंगे? बदनामी के डर से खामोश रहेंगे। हो सकता है पुलिस के पास चले जाएं। नहीं नहीं, नहीं जाएंगे। शायद चले भी जाएं। पुलिस क्या करेगी? हम दोनों को पकड़ेगी? पकड़ेगी तो क्या होगा? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, और ना ही गोपाल बच्चा है। हम दोनों अपना भला बुरा सोचने की उम्र तक पहुंच चुके हैं। जो होगा देखा जाएगा। अब तो फैसला कर ही लिया है। अरे नहीं नहीं ठाकुर, बस हम थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। बस आधी रात तक पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, तुम सब तैयारी करके रखो। देखो, जैसे तैसे भी हो, हमें तो 2-4 दिन में काम निपटा ही देना है। अच्छा, तो फिर रात को मिलते हैं। है? ओके। अरे कंचन जी, वो रूमा के सब कपड़े और सामान वगैरह रख दिए? जी हाँ, ले लिए। तो वो है कहाँ? वो ऊपर है। ओहो, रूमा। ओ रूमा, रूमा, तुम्हारा सब सामान गाड़ी में रख दिया गया है। चलो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं डैडी? तुम्हारे डैडी तुम्हें कहाँ ले जा सकते हैं, ये गाड़ी में बैठकर सोचने की कोशिश करना। मैं सोचना नहीं, जानना चाहती हूँ। और गाड़ी में बैठने के बाद नहीं, गाड़ी में बैठने से पहले। रूमा, मेरा ख्याल है कि हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें बगैर कुछ बताए, अगर जरूरत हुई तो हाथ पैर बांध कर भी अपने साथ ले जाऊंगा। तब तो मुझे अफसोस है, आपको यही करना होगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से जाने वाली नहीं हूँ। देखो रूमा, मैं तुम्हारा बाप और माँ भी। मुझे इतना मजबूर ना करो कि ममता के तमाम बंधन टूट जाएं और मुझे तुम्हारे साथ कसाईयों जैसा बर्ताव करना पड़े। मैं भी आपकी बेटी हूँ डैडी। मुझसे आप किसी सिखाए हुए पालतू जानवर जैसे रवैये की उम्मीद मत रखिए। मैं जीते जी तुम्हारी शादी उस लोफर से नहीं होने दूंगा।
और मैं जीते जी किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारी जिद है और मेरा फैसला जिसे मैं कभी नहीं बदलूंगा। और मैं अपनी जिद कभी नहीं छोड़ूंगी। तो तुम्हारी ये जिद तोड़ दी जाएगी। नहीं रोमा, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। न तकदीर, न हालात, न जमाना, न समाज। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। देखो रोमा, ठाकुर का घर आ गया है। कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हाथ खोल दो इसके। अरे सब लोग सो गए क्या? क्या है ये? शहनाई क्यों बज रही है? यहाँ 1-2 दिन में एक शादी होने वाली है। लड़के की बुआ जो बताकर गई थी, उसके अलावा भी मैंने काफी पूछताछ की है। अब तुमने जब बात पक्की कर ही ली है तो मैं जल्दी कन्यादान करके बरी हो जाना चाहता हूँ। बड़ा नामचीन और नेक डॉक्टर है ये लड़का। लोगों के जख्म तो भरता रहता है, मगर खुद जो जख्म खाया है आज तक शायद उसे नहीं भर पाया। जख्म? कैसा जख्म? पहली बीवी ने शायद बेवफाई की थी, धोखा दिया था। ये ज्यादा समय नहीं दे पाता था, इसीलिए वो किसी और से शुरू हो गई थी। छी छी छी, मेरी औलाद अगर ऐसा करे तो गोली मार दूंगा। बस उसी गम में कभी कभी काम में होने पर, समय मिलने पर एक आधा पेग विस्की का पी लेता है। बस यही एक खोट है लड़के में, बाकी तो सब खूबियां ही खूबियां हैं।
इतनी हंसी रात, और फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात। ऐसे में कुछ हो जाए प्यार भरी बात। ओहो, कुछ बोलो ना। आप क्यों उदास हैं, आप क्यों उदास हैं, जब आपके हम पास हैं, जब आपके हम पास हैं। बैठिए न दूर दूर, बैठिए न दूर दूर, देखिए न घूर घूर, आए करीब हुजूर। आप क्यों उदास हैं, जब आपके हम पास हैं। आइए आइए जगत बुआ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? चलो रास्ता भूल के आ तो गई, तुम्हें दावत देने आई हूँ। अच्छा, नाम कहाँ है, जरा जल्दी बुलाओ। चलिए अंदर बैठिए, कुछ जलपान कीजिए। ओहो, जलपान पीछे कर लूंगी। हाँ। मैं बहुत जल्दी में हूँ अभी। अच्छा। हाँ, राम को बुलाओ। देखो राम बेटा, कौन आई है? बुआ जी नमस्कार। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। मैं तुम दोनों को दावत देने आई हूँ। परसों मंगलवार को जीवन की शादी है ना। अरे वाह, अरे वो मगर इतने बड़े डॉक्टर की शादी हो रही है और वो भी मुझे कार्ड छपवाए होते। क्या करूँ बेटा, समय बहुत कम मिला है और फिर जीवन भी तो हंगामा पसंद नहीं करता। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम दोनों जरूर आना है। अच्छा नमस्कार। बुआ बहुत अच्छी है। इससे पहले कि कोई और लड़की आकर इस घर में मेरी बेटी की जगह ले, मैं जानना चाहती हूँ गोपाल का भविष्य क्या है। माँ जी, गोपाल मेरा बेटा है। कितने दिन हुए तुम्हें उसकी शक्ल देखे हुए? माँ जी, बहुत से बीमार माँ बाप की शक्लें उनके बच्चे देख सके और बहुत से बीमार बच्चों की शक्लें उनके माँ बाप देख सके। इस कारण अगर मुझे अपने बच्चे की शक्ल देखना नसीब नहीं होती तो इसमें अफसोस की क्या बात है? यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ डॉक्टर जीवन। जब तुमने फर्ज को गले की घंटी बना ही लिया है तो एक दूसरी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? कभी कभी इससे दम घुटने लगता है माँ जी। डर लगता है कि इस दिन बनाकर मैं इसे हमेशा के लिए फेंक न दूं। मैं लोगों को जिंदगी देने का काम करता हूं। क्या मुझे अपने जीने के लिए किसी की बाहों का सहारा लेने का कोई हक नहीं है? और फिर जो भी आएगी सब कुछ तो मिलेगा उसे इस घर में, सिर्फ मेरा वक्त ही थोड़ा सा कम मिलेगा ना उसे। डॉक्टर जीवन, कभी इंसान बनकर सोचो, जब एक पत्नी को अपने पति का कोई वक्त नहीं मिलता है तो वो बहक सकती है, भटक सकती है, मुरझा जाती है। एक्सक्यूज मी। हेलो, यस, ठीक है मैं अभी आता हूं। लगन मंडप पे फेरे लेते वक्त अगर किसी के ऑपरेशन का फोन आया तो क्या होगा इस डॉक्टर का? डैडी, मुझे जान से मार डालिए या फिर मुझे जाने दीजिए। मैं हाँ हाँ बोलो, खामोश क्यों हो गई? अरमानों की चिता पर बैठ के मैं मांग नहीं सजा सकती डैडी। और अपने बाप की इज्जत आबरू में आग लगाकर अपने अरमान पूरे करने की बात सोच सकते? जीना मुझे है डैडी। जी हम भी हैं बेटी। वक्त बदल गया है। माँ बाप को औलाद दुश्मन समझने लगे। ऐसा परिवर्तन तो वक्त में नहीं आया। माँ बाप की इच्छा अनुसार औलाद अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दे, वो वक्त भी तो नहीं रहा। रूमा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसमें मेरी इच्छाओं का दखल कम और तुम्हारी भलाई ज्यादा है। कैसे? अगर सचमुच में जवाब जानना चाहती हो तो आओ मेरे साथ।
जिस आदमी ने तुमसे सोचने और समझने की शक्ति छीन ली है, यह है उसकी असलियत। अपनी आंखों से देख लो। ये तस्वीर मुझे कहीं रास्ते में पड़ी हुई नहीं मिली, न किसी दुकान के शोकेस से उठाकर लाया। इस तस्वीर में जो लड़की है वो खुद आकर मुझे दे गई, और उसने क्या कहा सुनना चाहती हो? अपनी बेटी को इस इंसान से बचा लीजिए। ये इंसान सर से पांव तक फरेब है, झूठ है, मगर इसे पाना एक ऐसा नशा है जिसमें डूबने वाला दोबारा कभी होश में नहीं आता और ये खो जाता है। मुझसे शादी करके खो गया और आपके बेटे के साथ न जाने क्या करके खो जाए। इसके बाद भी अगर तुम जाना चाहती हो तो गेट पर तुम्हारा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा तुमने क्यों किया गोपाल? जीने मरने की कसमें मेरे साथ खाई और शादी किसी और के साथ कर ली। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने मुझे? मालूम था तुम जरूर आओगी। कैसे? एक ही बीमारी के दो मरीजों का कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे टकराव हो ही जाता है। इस इंसान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? इस तस्वीर को दो हिस्सों में काटने से पहले अगर यही सवाल तुमने इस तस्वीर से किया होता तो यही जवाब दे देती। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये इंसान तुम्हारा क्या लगता है? ये इंसान मेरा पति लगता है। और कुछ? पिताजी, इतनी दूर जाना है डॉक्टर जीवन की शादी में, आप चल नहीं रहे? चले ना। बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम अकेले ही चले जाओ। ओफ, तो पहले बोलना था। सुरेश कहाँ है? वो गाड़ी में ही होगा। गाड़ी में होगा। परछाइयाँ मेरी राहों में है, तेरी परछाइयाँ मेरी राहों में है, पर तू है कहाँ, तू है कहाँ, पर तू है कहाँ, तू है कहाँ। आज तन्हाइयाँ मेरी बाहों में है, पर तू है कहाँ, तू है कहाँ। तेरी परछाइयाँ मेरी राहों में है।
इस घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सिर्फ मेरा वक्त थोड़ा कम मिलेगा। डॉक्टर हूं ना, बीमार की जरूरत को अपनी किसी भी जरूरत से ज्यादा जरूरी समझता हूं। इस घर में तुम जिसकी जगह दुल्हन बनकर आई हो, उसे मैं अभी तक भूल तो नहीं पाया हूं, लेकिन उसकी यादों में इतनी कड़वाहट है कि बहुत जल्दी भूल जाऊंगा। घर में नौकर बहुत है, इसलिए तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। और फिर दिल बहलाने के लिए एक गोपाल भी है, मेरा 8 बरस का बेटा गोपाल। तुम्हारे बारे में मैं तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जान लूंगा। और मेरे बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो तुम्हें पहली रात को ही जान लेनी चाहिए। हाँ, बचपन में मुझे एक बहुत गंदी आदत थी। जिस खिलौने के बारे में मैं सोचता था माँ किसी और को दे देगी या कोई मुझसे छीन लेगा, मैं उसे तोड़ देता था। यह आदत आज भी है मुझे, लेकिन उम्र के साथ साथ कमजोर पड़ गई है। जब कभी किसी गैर के हाथ तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारी तरफ पड़ेंगे, कहीं न कहीं एक घंटी। भगवान करे किसी मरीज का ना हो। हेलो 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 हेलो, डॉक्टर जीवन स्पीकिंग। शादी मुबारक हो। शुक्रिया जी। आप कौन बोल रहे हैं? मैं राम बोल रहा हूँ, राम सिन्हा। अच्छा, तो आप हैं। शर्म नहीं आती? फोन पे शादी की मुबारक दे रहे हो? यहाँ आने में टांगे टूटती थी। अरे भैया, अगर मेरी कहानी सुनोगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हारी शादी में पहुंचना अल्टीमेटली शायद मुझे जेल पहुंचा देगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी गाड़ी से एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल में लोग कहते हैं कि तुम ही उसे बचा सकते हो। अच्छा, तो जनाब ने शादी की मुबारक देने के लिए टेलीफोन नहीं किया? बल्कि मुझे यार देखो, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, तुम प्लीज जल्दी से चले आओ यहाँ पे। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। आ जाओ। थैंक यू। फोन मरीज के लिए ही था। इमरजेंसी केस है, मुझे जाना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी। मैं जितनी जल्दी हो सके आ जाऊंगा। हा? अगर उठकर चले आने का साहस नहीं जुटा पाई तो, साहस नहीं जुटा पाई तो, साहस नहीं जुटा पाई तो, साहस नहीं जुटा पाई तो। औरत हूँ, बेटी हूँ। हो सकता है पिताजी की जिद को न तोड़ सकूं, चाह कर भी बगावत न कर सकूं तो इतना सोच लो रोमा, जिस मंडप के गिर्द फेरे लेकर तुम किसी और की हो जाओगी, उस मंडप में जब आग जलेगी तो कहीं और भी एक आग जलेगी और वो मेरी चिता की आग होगी। गोपाल। हाँ रोमा, तुम्हें खोकर मैं अगर चाहूं तो भी नहीं जी सकूंगा। नहीं गोपाल, ऐसा मत कहो। डरो मत, आत्महत्या नहीं करूंगा मैं। ये तकदीर का फैसला है, मेरी तकदीर का फैसला। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से जाओगी, मौत आएगी। मैं वाकई ठीक वक्त पे पहुंचा। अगर 10 मिनट भी लेट हो जाता। अब तो खतरे की कोई बात नहीं ना? नहीं, खतरे की कोई बात नहीं, फिर भी 32 घंटे तक जरा ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर जीवन, मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? इसकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ राम, मरीज की खातिर आया हूँ, जिसके साथ डॉक्टर होने के नाते मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है। एक सेकंड। भगवान करे इस देश का हर डॉक्टर मरीज के साथ ऐसे ही गहरे रिश्ते में बंधा रहे। आओ बहू आओ, जीती रहो जीती रहो। पहले दिन से ही घर की लक्ष्मी ने मुरझाना शुरू कर दिया। क्या कहूँ इस जीवन के बच्चे को, बीमारों को अच्छा करने के चक्कर में
अच्छों को बीमार कर दिया। ये है गोपाल की नानी, उनसे मिलो बेटी। ठीक है ठीक है, खुश रहो। बहू, ये है हमारा गोपाल। घंटे तो गुजर गए, 16 और बाकी हैं। इलाम कहाँ गया? अभी घर गया है, चेंज करके आएगा, फिर मैं जाऊंगा। अच्छा, इसके किसी रिश्तेदार को पता चला? जी नहीं, इसकी जेब से रेलवे के 2 टिकट और कुछ रुपए निकले हैं। लगता है इसका कोई अपना है ही नहीं। ऐसा क्यों कहते हो? कोई ना कोई तो जरूर होगा। क्या पता जो है वो कहाँ है। गर्म कर रहा होगा। अरे तुम यहाँ बैठी हो? कल रात जिस केस के लिए मैं तुम्हें छोड़ के गया था, बहुत ही सीरियस केस था। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता तो शायद मरीज की जान चली जाती। बीमारी क्या थी? नहीं, बीमारी नहीं, एक्सीडेंट का केस था। सर पे गहरी चोट लगी थी। 2.5 घंटे का ऑपरेशन था। बेचारा, उसके रिश्तेदार बहुत परेशान होंगे ऑपरेशन के वक्त में। यही तो मुसीबत है, उसके अपने किसी का पता ही नहीं चला। नाम भी नहीं मालूम उसका अभी तक। उसकी जेब से कुछ रुपए निकले और रेलवे के 2 टिकट। रेलवे के 2 टिकट? कहाँ से कहाँ तक? पता नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा। साहब, खाना लग गया। चलो। ये क्या है? वो बुकमार्क है। अच्छा, गुड मॉर्निंग मिसेस जीवन, हम स्कूल जा रहे हैं। नानी माँ, मेरा बेटा, मेरा मुंडा, मेरा लाडला। संभाल कर जाना, अच्छी तरह से पढ़ लिख लेना। हाँ टाटा। अरे दौड़कर नहीं जाना, धीरे धीरे। उससे होश तो आ गया, मगर लगता अपनी याददाश्त को बैठा है। अपना नाम तो भूल गया है। आओ देखते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष, ज्ञान, किशोर, राकेश। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसके बेटे हो? किसके भाई हो? किसके पिता हो? किसके पति हो? बस वैसे घबराने की कोई बात नहीं।
कुछ दिनों बाद इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। इसकी याददाश्त का वापस आना बहुत जरूरी है, वरना सारी उम्र अपने आप को कोसता रहूंगा। इसका अगर कोई अपना मिल जाए जिसके साथ ये इमोशनली अटैच्ड हो, और फायदा हो सकता है। अब इसके अपने को कहां ढूंढूं मैं, कहां ढूंढूं इसके अपने को? हेलो हेलो रुमा, देखो मैं एक बहुत ही अर्जेंट केस में फंसा हुआ हूँ। किसी इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। उसकी बीवी, बच्चे, माँ बाप सब यहीं बैठे हैं। काफी वक्त लगेगा मुझे। आज शाम को जो पार्टी में जाना था ना, तुम अकेली चली जाना, मैं बाद में वहां पहुंच जाऊंगा। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। हे प्राणनाथ, सुनो मन को भाता हुआ एक वर्त ये दो कि भरत को राज तिलक हुए। और हे स्वामी, हाथ जोड़कर दूसरा वर ये मांगती हूँ, सो मेरी इच्छा पूरी कीजिए कि तपस्वी का वेश धर बहुत उदासी से रामचंद्र 14 वर्ष वन में वास करे। कि रामचंद्र जी कितने वर्ष वन में रहे? 14 वर्ष। क्यों? क्योंकि उनकी सौतेली माँ थी। कैकेयी, वो उनकी सगी माँ नहीं थी, और सगी माँ ही प्यार करती है। कैकेयी ने उसको कभी प्यार नहीं किया। और ये हमेशा याद रखना बेटा, सौतेली माँ कभी किसी बच्चे को प्यार नहीं कर सकती। आप इतने लंबे टूर पे जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलिए ना। ये देखो रुमा, तुम खुद ही देख लो। 18 मुल्कों का दौरा है, स्पीचेस, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स, सांस लेने का भी समय नहीं है। मैं इतने दिन अकेली यहाँ क्या करूंगी? अकेली क्यों? गोपाल जो है, गोपाल, अपना गोपाल, कल से उसकी स्कूल की छुट्टियां भी है। उसके साथ हंसते खेलते यूं दिन गुजर जाएंगे। प्लीज मुझे ले चलिए। देखो रोमा, अगर ये मुमकिन होता ना, तो जब तुमने मुझे पहली बार कहा था मैं मान लेता। मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। रोमा, मुझे नैगिंग पसंद नहीं। जो बात एक बार कह दी उसे सुन लिया करो, मान लिया करो। माफ कीजिए। अरे खान साहब, आप यहाँ? सब खैरियत तो है? यूँ तो खैरियत है, मगर मेरे बच्चे को टाइफाइड हो गया था। हाँ, उसको यहाँ एडमिट करवाया है, उसे देखने के लिए आया था। अब कैसा है वो? ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आप किसको देखने के लिए तशरीफ लाए थे? जिसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वैसे तो मेरा कुछ भी नहीं है, और वैसे सब कुछ है। क्या मतलब? मतलब ये खान साहब की एक आदमी का मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट था। उसी की तीमारदारी में आना जाना होता है। भाई अल्लाह करे सब गाड़ी वालों का दिल आप जैसा हो जाए। तबीयत खुश हो गई वल्लाह। अच्छा चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खान साहब, वो आदमी अभी तक बेहोश पड़ा हुआ है। हम उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जान सके, ना ही उसके रिश्तेदारों के बारे में। अगर आप चलकर उसे एक नजर देख लेंगे तो शायद कोई बता सके, क्योंकि आपके यहाँ बहुत से लोग एक्टिंग के चक्कर में आते जाते रहते होंगे। हाँ हाँ, चलिए चलिए। अरे ये तो गोपाल है। अच्छा, आप इसे जानते हैं? हाँ हाँ, इसने हमारे ड्रामे में हीरो का रोल किया था। तो आप इसके जागने तो रुक जाइए प्लीज। डॉक्टर का कहना है कि जिस किसी से ये इमोशनली अटैच्ड होगा, उसके सामने आने पर शायद इसकी याददाश्त वापस आ जाए। तब तो मेरा ख्याल है कि साधना को ले आना चाहिए। साधना? हमारी हीरोइन, वो इसे बहुत चाहती थी। अच्छा ये बताओ गोपाल, कि तुम इसे भागते क्यों हो? तुम्हारे साथ नहीं चलता इसका मतलब ये थोड़ी कि तुमसे भागता हूँ। कहाँ तक साथ नहीं चलोगे? अगर साथ सिर्फ चलने भर तक का है तो जहाँ तक बोलो। चलो। गोपाल, मुझे पहचानो गोपाल।
याद है हम दोनों ड्रामे में साथ काम किया करते थे। मैं तुम्हारी हीरोइन हूँ गोपाल। एक बार ड्रामे में ना तुमने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था, मेरी आंखों में पानी आ गया था। उसके बाद तुमने कहा था साधना तुम्हारी वो नम आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। देखो गोपाल आज भी मेरी आंखें नम है। देखो इनकी नमी को बहने से रोक लो गोपाल, इनकी नमी को बहने से रोक लो गोपाल। अपने आप को संभालिए साधना जी। आइए आइए ना, आइए। मुझे अफसोस है राम भैया, मैं इनके मर्द की दवा नहीं। और कोई है जिसे आप जानती हो और जिसको लाकर कोशिश की जा सके? हाँ है। कौन? डॉक्टर जीवन की पत्नी। कौन? डॉक्टर जीवन की पत्नी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। मैं राम हूँ, राम सिन्हा, डॉक्टर साहब का दोस्त। तशरीफ रखिए। जी नहीं, मैं इस वक्त बैठने के लिए नहीं आया, बल्कि एक बहुत जरूरी रिक्वेस्ट करने आया हूँ। फरमाइए। आप गोपाल नाम के किसी आदमी को जानती हैं? जी। गोपाल हमारे 8 साल के बेटे का नाम है। इसके अलावा भी किसी गोपाल नाम के आदमी को जानती हैं आप? क्यों पूछ रहे हैं आप? बात दरअसल ये है भाभी जी कि जिस रात मैं आपकी शादी अटेंड करने के लिए आ रहा था, गोपाल का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया। क्या? जी, डॉक्टर जीवन सुहाग रात अधूरी छोड़कर इसी का ऑपरेशन करने के लिए गए थे। ठीक तो हो गया है मगर अपनी याददाश्त खो बैठा है। डॉक्टर जीवन का कहना है कि कोई ऐसा जिससे इसका बहुत ही गहरा रिश्ता हो अगर सामने आ जाए तो इसकी याददाश्त फिर से वापस आ सकती है। आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरा उससे गहरा रिश्ता है? मैंने सोचा नहीं मिसेस जीवन, मुझे बताया गया। किसने बताया आपको? साधना ने। किसने? साधना ने, हिंदी स्टेज की हीरोइन साधना ने। मैं उसे भी इसी मकसद से लेकर गया था मगर गोपाल ने उसे पहचाना नहीं। तब उसी ने कहा कि शायद वो आपको पहचान ले। मैं समझता हूँ मिस्टर जीवन आपकी पोजीशन बड़ी क्रिटिकल है, मगर क्यों? क्योंकि आप किसी की पत्नी हैं। So what? मिस्टर राम, इस वक्त के पास ऐसा कोई आज नहीं जो गुजरे हुए कल को धो दे, उसे साफ कर दे, उसका नामो निशा मिटा दे। मैं आज वो नहीं जो कल थी, लेकिन कल वो अपनी जगह उसी तरह कायम है। आप गुजरे हुए कल को मिटाने की बात कर रही हैं मिस्टर जीवन, और मैं आपको किसी का यही कल वापस लाने के लिए ले जाने आया हूं। गुजरा हुआ कल मिटता नहीं मिस्टर राम, उसका मिटना बीमारी कहलाता है जो इस वक्त गोपाल को लगी है। जिसके राज शराब है। चलें? चलिए। चलिए।
तुम्हारी मांग में सिंदूर? सीन की तस्वीर। इस तस्वीर ने मेरी जिंदगी में जो ड्रामा किया है उसका क्या होगा? क्या मतलब? इस लड़की ने मेरे पिताजी से कहा कि तुम इसके पति हो, इसलिए पिताजी ने मेरी शादी कर दी। शादी से पहले मैं खुद इससे जाके मिली थी, तो मुझसे भी इसने यही कहा। आखिर सच क्या है गोपाल? सच सिर्फ इतना है रोमा कि ये एक तस्वीर है और कुछ नहीं। चलो मेरे साथ। तुमने रूमा की डैडी से क्या कहा था? वही जो रूमा से कहा था। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? झूठ कहा, सच ही तो कहा था। शराब! गोपाल, कोई बात नहीं रूमा, इसे ये हक दिया है मैंने, तभी तो कहती हूँ कि ये मेरा पति है। कहाँ हुई तुम्हारी मेरी शादी? किसने मंत्र पढ़ दिया? कौन दवाई देने आया था? मिस्टर गोपाल, रिश्ते वही नहीं होते जो बनाए जाते हैं, वो भी होते हैं जो माने जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि कोई भी माना हुआ रिश्ता बनाए हुए रिश्ते से ज्यादा सच्चा होता है, और सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। इस एक तरफा जबरदस्ती कोई मतलब है? मैंने कब कहा कि मेरा तुमसे दो तरफा रिश्ता है? हाँ, मैंने तो इससे और उसके डैडी से भी यही कहा था कि तुम मेरे पति हो। ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और फिर इस रिश्ते को मानने से दुनिया की कोई तहजीब, कोई कानून मुझे रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ और मानती रहूंगी। साधना तुमसे बेइंतहा प्यार करती है गोपाल, उससे शादी कर लो। साधना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती है, उसका नाम मत लो। मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ। मैं तो मैं नहीं हूं ना गोपाल। पहले किसी की बेटी थी, अब किसी की पत्नी हूँ। इन बंधनों में अगर चाहत और इच्छा का दखल नहीं है तो तोड़ क्यों नहीं देती इन्हें? बचा क्या है मुझ में अब? बाप कन्यादान करके चैन की नींद सो गया, और पति ने जिंदगी की आशा करके एक मुर्दे को सीने से लगा लिया। उन्होंने कुछ पाया नहीं और मेरा सब कुछ खो गया। अगर ये बिस्तर बोल सकता गोपाल, तो तुम्हें उस जुल्म, उस गंदगी की कहानी सुनाता जिसे समाज इंसानी जिंदगी का सबसे पवित्र बंधन कहता है। यहीं दफन है हमारे अरमानों की मंजिल, यहीं पर चिता जली थी हमारी खुशियों की, यहीं पर तुम्हारी जिंदगी को नोचा गया, खसोटा गया, पायमाल किया गया था। यहीं पहुंचकर मैं जीते जी मर गई हूँ। ये दो जगह है गोपाल जहाँ मन की हत्या होती है और जिस्म रौंदे जाते हैं। फाड़ डालो इसे, चीर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इसके। ये बिस्तर नहीं, कब्रिस्तान है, सेज नहीं, चिता है। यहीं पर दम तोड़ती है जवान दिलों की उमंगें, यहीं पर आग को सिंदूर का नाम दिया जाता है, यहीं पर बेबसी और मजबूरी को सुहाग का नाम दिया जाता है। यहीं आकर मैंने तुम्हें खोया था, और यहीं पर समाज के विश्वास के इन टुकड़ों पर मैं तुम्हें फिर से पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें फिर से पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें फिर से पाना चाहती हूँ गोपाल। ये तो किसी युग में कहा नहीं जाएगा, आपको प्यार तो कहा नहीं जाएगा। ये तो किसी युग में कहा नहीं जाएगा, आपको प्यार तो कहा नहीं जाएगा। ऐसा न करो, ऐसा न करो, कुछ तो डरो, डरो इस डर से। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये तो किसी युग में
अरे रूमा कब आई? अभी आ रही हूँ डैडी। आओ ना गोपाल। जीवन क्या कहीं बाहर गया हुआ है? जो सवाल दिल में उठ रहा है उससे पूछिए ना डैडी, बात को टाल क्यों रहे हैं? पूछिए मुझसे कि ये आदमी मेरे साथ क्या कर रहा है, जबकि मेरी मांग में किसी दूसरे के नाम का सिंदूर है, मेरे गले में किसी दूसरे के नाम का सिंदूर है। चिल्लाइए मत डैडी, मोहल्ला सुनेगा तो जगह सही आपकी ही होगी। मैं तो आपको ये दिखाने आई हूँ कि आपके कन्यादान में कितना खोट था, ये सिंदूर कितना झूठा है, ये मंगलसूत्र कितना नकली। रूमा, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं, चली जाओ यहाँ से। आप किसे मारेंगे डैडी? रूमा तो उसी दिन मर गई थी जब बाप होके आपने जल्लादों वाला काम किया था। अब आपके सामने रूमा बेटी नहीं, रूमा डायन खड़ी है। बेटी को डायन बनाने वाले दूसरी के साथ ऐसा सलूक मत करना। आओ गोपाल। बहू जी। तुम कहीं बाहर से आ रही हो? जी हाँ। बहुत दिन से मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। देखो बेटी, तुम एक बहुत बड़े खानदान की बहू हो। इस तरह अकेले बाहर घूमना फिरना, मेरे कहने का मतलब है कि लोग क्या कहेंगे। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं तो, अभी तक तो नहीं कहा, मगर किसी को ऐसा मौका क्यों देना चाहिए कि कोई कुछ कहे। जीवन एक बहुत सच्चे मिजाज का आदमी है, किसी पर शक कर लेगा तो खूब करेगा, और भरोसा कर लेगा तो खूब जी भर कर करेगा। पहली बहू के साथ ऐसा ही हुआ था, उस पर शक कर लिया, मामला यहाँ तक बढ़ा कि बोलचाल बंद। उसकी माँ तो यही सोचती है कि डॉक्टर जीवन के अंदर की ईर्ष्या और शक ने मेरी बेटी की जान ले ली। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं बेटी, मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो पहली वाली की माँ का कहना है। और वो बुढ़िया तो बहुत कुछ बकती रहती है, यहाँ तक कहती है कि जीवन डॉक्टर है ना, हमारी बेटी को जहर देकर मार डाला। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमसे सिर्फ इतना ही कहना है बेटी कि शादी के बाद शादी से पहले वाली दोस्ती को छोड़ देना चाहिए। आखिर पकड़ी गई ना। मैंने सब कुछ देखा, उस आदमी ने किस तरह मेरे डैडी के बिस्तर को चीरा फाड़ा और फिर तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आने दो डैडी को, एक एक बात बताऊंगा और फिर कहूंगा कि तुम्हें इस घर से निकाल दे। तुम बहुत बुरी हो। और फिर तुम्हारे साथ क्या क्या किया मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आने दो डैडी को, एक एक बात बताऊंगा और फिर कहूंगा कि तुम्हें इस घर से निकाल दे। तुम बहुत बुरी हो। 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 चलो रोमा,
कहीं भाग चले? नहीं गोपाल, अब मैं एक बहुत बड़े खानदान की बहू हूँ, एक बहुत बड़े आदमी की पत्नी हूँ। तुम्हारा मुझे लेकर भाग जाना तुम्हें खतरे में डाल देगा। तुम बहुत बुरी हो। रोमा, अगर मैं एक वेश्या को पत्नी बना लूं तो ये ऐसा सच होगा जिसके बारे में लोग कहेंगे बहुत कड़वा है, मगर मेरी पत्नी वेश्या है, ये सच तो जहर है। लोग क्या कहेंगे रोमा? बिस्तर सुहागन का था, जिस्म अभागन का था और साथ साजन का था। जिस खिलौने के बारे में मैं सोचता था माँ किसी और को दे देगी या कोई मुझसे छीन लेगा, मैं उसे तोड़ देता था। जीवन डॉक्टर है ना, हमारी बेटी को जहर देकर मार डाला। मैं उसे तोड़ देता था। जीवन डॉक्टर है ना, हमारी बेटी को जहर देकर मार डाला। मैं उसे तोड़ देता था। हमारी बेटी को जहर देकर मार डाला। समाज और दुनिया ये किसके हाथों में धूल झोंकोगी? मैं तुझे जान से मार दूंगा रोमा। हेलो, हाँ रोमा, मैं भी आता हूँ। रोमा, क्या बात? बहुत सोचा गोपाल, बात बहुत बिगड़ जाएगी। मेरे पति, सगे संबंधी, पिताजी को जानने वाले सबके सब अगर डर के मारे चुप भी हो जाएं तो दुनिया के बाकी सब लोग क्या कहेंगे? और ये बात ऐसी है जो संसार में आग की तरह फैल जाएगी। और चाहे हम कैसे भी रहें, जीना तो इसी संसार में है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? एक ही रास्ता है। क्या? दोनों में से एक को मरना होगा। क्या मतलब? मतलब या तो मुझे आत्महत्या करनी होगी या हम दोनों को मिलकर गोपाल को जान से मार देना होगा। नहीं रोमा, नहीं। और कोई रास्ता नहीं है गोपाल। मैं बिना कपड़ों के रह सकती हूँ, मगर एक बार पहन लिए तो फिर संसार के आगे नंगी नहीं हो सकती। मगर रोमा, तुमने तो कहा था मेरे एक इशारे पे सारी दुनिया को आग लगा दोगे। अभी अगर मगर काहे का? रोमा, मेरा मतलब है इस मसले को हल करने के लिए कोई और तरीका नहीं है? गोपाल को समझाया भी तो जा सकता है। समझाना तो दूर, वो मुझसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं। मगर रोमा, इस तरह किसी की जान लेना। तुम डरते हो तो चले जाओ, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। क्या करोगे तुम? अगर गोपाल को नहीं मार सकी तो अपने आप को मार डालूंगी। कौन सा कमरा है गोपाल का? नीचे है। नौकर सब सोने जा चुके हैं। बड़ी माँ सत्यनारायण की कथा सुनने गई हैं। 1 घंटे से पहले नहीं आएंगे। हमें चलकर पहले मेन स्विच ऑफ करना होगा। फिर मैं तुम्हें गोपाल के कमरे के पास छोड़कर बाहर कार में इंतजार करूंगी। तुम अंधेरे में उसका गला दबा देना और फिर बेडशीट के साथ ही लाश को ले आना। बस फिर लाश को किसी नाले में फेंककर तुम घर चले जाना और मैं
बड़ी माँ के आने से पहले ही लौट आऊंगी। वक्त बहुत कम है, चलो। इतना अंधेरा क्यों है? गोपाल, ये तुमने क्या किया? रघु रघु, देखो बहुरानी के कमरे में ये कागज का टुकड़ा मिला, कुछ काम का है कि नहीं? ला। अरे सीधी खड़ी रह। पगली पता नहीं कहाँ से उठा कर ले, किसी काम का नहीं। जा अपना काम कर, चल। ये क्या रही है, चल। नमस्ते राम भैया। आओ साधना, आओ। खबर तो आपने पढ़ी नहीं होगी। जिस दिन डॉक्टर जीवन की पत्नी को देखकर गोपाल की याददाश्त वापस आई थी, उस दिन हालात पर मैं हंसा था, मगर आज अफसोस कर रहा हूं। क्यों? उस दिन पता चला कि रूमा और गोपाल आपस में जरूर प्यार करते हैं। फिर किस्मत ने रूमा को गोपाल से छीनकर डॉक्टर जीवन को दे दिया, और फिर डॉक्टर जीवन के हाथों गोपाल को जीवन दान दिलवाकर शायद कुदरत ने किस्मत के जुल्म का बदला चुकाया था। और आज डॉक्टर जीवन के हाथों जीवन दान पाकर वही गोपाल डॉक्टर जीवन के बच्चे का हत्यारा बन गया। इसे तुम क्या कहोगी? हालात, किस्मत या कर्म? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी राम भैया कि गोपाल ने खून नहीं किया, वो किसी का खून नहीं कर सकता। उस इंसान को पाने के लिए मैंने बहुत से झूठ बोले, बहुत से फरेब किए हैं। इस तरह हालात, मौत और किस्मत, कोई उस इंसान को मुझसे छीन नहीं सकता। आपको ये केस लड़ना होगा राम भैया। अगर तुम ना आती तो भी मैं ये केस जरूर लड़ता, मगर एक बार डॉक्टर जीवन की पत्नी और गोपाल से मिल लूं, फिर कोई राय कायम कर सकूंगा। कुछ तो बोलिए। साहब तो जापान गए हैं, वहां से कनाडा जाएंगे और फिर स्विट्जरलैंड जाएंगे। बहुत दिन है उनके लौटने में। भाई मैं डॉक्टर साहब से नहीं, उनकी धर्मपत्नी से मिलने आया। वो तो 2 दिन हुए कमरे से बाहर ही नहीं निकली। जाकर कहो उनसे कि राम आए, राम सिन्हा। मुझे ऊपर जाने की इजाजत नहीं। तो मैं चला जाता हूं ऊपर। मुझे ऐसा हुक्म मिला कि मैं किसी को ऊपर ना जाने दूं। वेरी गुड। किसने ये हुक्म दिया तुम्हें? बहुरानी ने। गोपाल के कत्ल के वक्त तुम कहाँ थे? ये मेरा मतलब है घर में ही था। गोपाल के कत्ल के बारे में जो तुम जानते हो बताओ मुझे। साहब मैं फिर किसी वक्त आपसे मिलूंगा, आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए।
ठीक है, समय निकाल कर मेरे घर आ जाना। बहुत अच्छा। तुम जानते हो कि मैं वकील भी हूं? जी, सुना है। तो ये भी सुन लो कि मैं तुम्हारा केस लड़ रहा हूं। मत लड़िए, हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूं ये नहीं कह पाऊंगा कि मैंने डॉक्टर जीवन के बच्चे गोपाल का खून नहीं किया। तुम क्या कह पाओगे या क्या नहीं कह पाओगे ये जरूरी नहीं है। जरूरी वो है जो तुमने किया है या तुमने नहीं किया है। मैंने किया है, किया है, किया है। क्या? डॉक्टर जीवन के बच्चे गोपाल का खून। देखो गोपाल, दुनिया का कोई भी कानून सिर्फ मैंने खून किया है कहने से फांसी नहीं दे देता या फिर मैंने खून नहीं किया है कहने से छोड़ नहीं देता। दोनों बातों को बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कत्ल के मुकदमे का फैसला होता है। तो क्या आप ये साबित करेंगे कि मैंने गोपाल का खून नहीं किया? देखो गोपाल, कत्ल कई तरह के होते हैं। कत्ल वो सिपाही भी करता है जो अपने मुल्क के सरहद पर लड़ता हुआ दुश्मन के सिपाही को मार डालता है। कत्ल वो जल्लाद भी करता है जिसे जेल में किसी को फांसी चढ़ाने की तनख्वाह मिलती। कत्ल समाज भी करता है जिसकी बंदिशों से तंग आकर इंसान आत्महत्या कर लेता है, और कत्ल उससे भी हो जाता है जिसे कोई दूसरा जान से मार डालने की कोशिश कर रहा हो। तो फिर क्या आप ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि एक 8 साल के बच्चे ने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया? नहीं नहीं, इतना नासमझ तो नहीं हूं मैं। तो फिर क्या करेंगे आप? पहले तो मैं वो तमाम हालात जानना चाहूंगा जिनके तहत तुमने कत्ल किया। बताओगे? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है उन हालात को जानकर आप ये केस लड़ने का इरादा बदल दें। गोपाल पागल है, दीवाना है, इश्क में अपने होश हवास खो बैठा है। वो पागल होकर भी किसी के लिए मर सकता है, किसी को मार नहीं सकता। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूं साधना। जो इंसान किसी के लिए खुद मर मिटने का साहस रखता है वो किसी को मारने का साहस भी कर सकता है। मगर तुम्हारे गोपाल ने डॉक्टर जीवन के बच्चे गोपाल को नहीं मारा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो फिर आप उसे बचा लेंगे ना? यही तो रोना है साधना। कानून सिर्फ उसी भाषा को सुनता और समझता है जो बोली जाती है। अगर तुम्हारे गोपाल को कटहरे में खड़ा करके उससे यह पूछा जाए कि क्या आप जानते हैं डॉक्टर जीवन के बच्चे का कत्ल किसने किया? आपने मजनू से पूछा था कि वो पागल क्यों हो गया? फरहाद से पूछा था कि उसने पहाड़ क्यों काटा? एडवर्ड से पूछा था कि उसने तक क्यों छोड़ दिया? आपने भगत सिंह से पूछा था कि वो फांसी के तख्ते पर मुस्कुरा क्यों रहा है? सरहद पर लड़ने वाले किसी सिपाही से आपने ये पूछा है कि वो गोलियों के बौछार में निडर भागता हुआ कहां जा रहा है? ये सब इश्क, जुनून, दीवानगी, प्यार, इनमें से किसी को बेजान धरती से था, किसी को तिरंगे झंडे से, और मुझे इस जीती जागती तस्वीर से है। योर ऑनर, मैंने डॉक्टर जीवन के बेटे गोपाल को इसलिए मार डाला क्योंकि वो मेरी जिंदगी से, मेरे खुदा से नफरत करता था। मुझे जल्दी से फांसी दे दीजिए, वरना मैं हर उस इंसान को जान से मार डालूंगा जो मेरी रोमा से नफरत करता है। गोपाल सच बोलेगा नहीं, और जो कुछ वो बोलेगा कानून उसे सच मानकर गोपाल के हत्यारे इस गोपाल को किसी भी सूरत में फांसी से कम सजा नहीं देगा। नहीं राम भैया, ऐसा नहीं हो सकता। अफसोस है कि ऐसा ही होगा। आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह मिसेस चोपड़ा, मरने वाले गोपाल की नानी, विटनेस बॉक्स में जब उंगली उठाकर ये कहेंगी मेरे गोपाल की लाश लिए हुए यह हत्यारा खड़ा था। मिसेस चोपड़ा, क्या यह सच है कि गोपाल आपकी देखरेख में पलता था? जी हाँ। अगर मैं ये कहूं कि स्कूल के बाद सबसे ज्यादा वक्त गोपाल का आपके साथ गुजरता था, तो ये झूठ होगा? जी नहीं, सच है। कोई टीचर उसे घर पे पढ़ाने के लिए रखा था? जी मैं खुद पढ़ाया करती थी उसे। आप?
आप क्या पढ़ाते थे उसे? जी वो स्कूल की पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसलिए मैं उसे सिर्फ रामायण पढ़ाया करती थी। ओह आई सी। योर ऑनर, जब रामायण की बात सामने आई है तो रामायण के प्रभाव की बात भी सामने आई है। मैं जरा डिटेल में जाकर यह साबित करना चाहता हूं कि उसके प्रभाव का इस केस से क्या ताल्लुक हो सकता है। प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा ख्याल है इस औरत ने मरहूम गोपाल को कभी भी पूरी रामायण पढ़कर नहीं सुनाई। ये उसे सिर्फ कैकई का चैप्टर ही पढ़कर सुनाती रही, ताकि डॉक्टर जीवन की जिंदगी में किसी और औरत ने इसकी बेटी की जगह ले ली तो इसकी बेटी का बच्चा उस औरत से हमेशा हमेशा के लिए नफरत करता रहे। और बच्चा अगर अपनी सौतेली मां से नफरत करता है तो जाहिर है कि डॉक्टर जीवन के खानदान के अलावा जो कोई भी दूसरा उस औरत के आसपास होगा, उससे नजदीक होगा या उससे रिलेटेड होगा, बच्चा उससे भी नफरत करेगा। अनफॉर्चुनेटली एक्यूज गोपाल डॉक्टर जीवन की मौजूदा पत्नी से किसी बेनाम रिश्ते से रिलेटेड है। अगर यह नफरत वाली बात सच है तो अदालत यह भी जरूर जानना चाहेगी कि मरने वाले गोपाल के दिल में मारने वाले गोपाल के लिए नफरत थी या नहीं थी, और उस नफरत ने इस मर्डर में क्या पार्ट प्ले किया, कितना पार्ट प्ले किया, किस हद तक पार्ट प्ले किया। मैं बड़ा जोर लगाऊंगा, लफ्जों की जगलरी करूंगा, आड़े तिरछे सवाल पूछूंगा, कभी जोर से बोलूंगा, कभी आहिस्ता बोलूंगा, ड्रामेटिक अंदाज में एक आध बार मैं इस पर मुक्का मार दूंगा, यानी कि अपनी तरफ से भरपूर एक्टिंग करने की कोशिश करूंगा। मगर चश्मदीद गवाह का बयान जब मुल्जिम के इकबाल जुर्म से 100% मिलता होगा तो कोई भी वकील कुछ नहीं कर सकेगा। ऐसा मत कहिए राम भैया, अगर गोपाल को फांसी हो गई तो ये सजा नहीं हत्या होगी। सवाल ये उठता है कि गोपाल की हत्या अगर इस गोपाल ने नहीं की तो फिर किसने की? आपकी खामोशी मेरे गोपाल को जिंदा नहीं करेगी। भगवान के लिए मुझे बताइए हुआ क्या था? इस आदमी ने गोपाल की हत्या की है बेटा, वो तो बहू की जान पहचान का था। रोमा की जान पहचान का? हाँ। हत्या होने से पहले उसका यहाँ आना जाना बहुत था। रिश्ता क्या था ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इस घर में कई बार आया है। रोमा, जिस इंसान ने हमारे गोपाल की हत्या की है तुम उसे जानती हो? जी। कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? जी नहीं। तो फिर दोस्त है? जी नहीं, प्यार करता है मुझसे। शाके पहले से? जी हाँ। और तुम? जाओ रोमा। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जो तुम्हें प्यार भी करता है और हमारे गोपाल का कातिल भी है। आओ मेरे साथ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? रोमा के पति डॉक्टर जीवन। मैं तुम्हारा जीवन दाता भी हूँ। ऑपरेशन करके मौत के मुंह से मैंने तुम्हें बचाया था। रोमा, क्या तुम ये जानती थी कि उस रात तुम्हें अकेला छोड़कर जिसका ऑपरेशन करने में गया था वो यही आदमी था? जानती थी। तो फिर तुमने इसे बताया क्यों नहीं? अगर तुमने इसे बता दिया होता तो शायद हमारे गोपाल की मौत ना होती। अगर आप मुझे अपने साथ जापान ले गए होते तो भी शायद हमारे गोपाल की मौत नहीं होती। मुझे अफसोस है डॉक्टर जीवन कि आपने मुझे जीवन दान दिया और मैंने आपसे जीने का सहारा छीन लिया। लेकिन अगर मुझे मालूम भी होता कि मुझे जीवन दान देने वाला जीवन ही इस बच्चे का बाप है जिसकी मैं हत्या करने जा रहा हूं, तो भी मैं वही करता जो मैंने किया। लेकिन क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब है मेरे पास, मगर दूंगा नहीं। सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जिन हालात में मैंने आपके बेटे का कत्ल किया उन हालात में मैं किसी का भी खून कर सकता हूं, यहां तक कि अपना भी।
क्या परेशानी है? तुमसे प्यार करने वाले उस गोपाल की आंखें। क्या मतलब? जब मैं उससे मिलने अपने घर से निकला था, तब मेरे दिल में उसके लिए बेहद नफरत थी, क्योंकि उसने मेरे गोपाल की जान ली थी। उससे मिलने के बाद उसकी बातों से भी यही लगा कि उसी ने मेरे गोपाल की हत्या की है। लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप, जुल्म या बेरहमी की कोई झलक नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सरहद पे अपने देश में मर मिटने वाले फौजी की आंखों में होती है। क्यों? ऐसा क्यों? कहीं उसने किसी और को बचाने के लिए ये कत्ल अपने सर पे तो नहीं ले लिया? लेकिन इस घर में तो ऐसा कोई नहीं जो हमारे गोपाल का खून कर सके। हाँ, ये बात भी तो है। इस घर में ऐसा कौन है जिसको हमारे गोपाल की मौत से फायदा हो सकता है? कौन? तुम। मैं? हाँ, अगर तुम ऐसा सोचो कि गोपाल तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले बच्चों के साथ मेरी जायदाद में बराबर का हिस्सेदार है, तो तुम ऐसा कर सकती हो। आप समझते हैं मैं ऐसा सोच सकती हूँ? मैं जानता हूँ तुमने ऐसा नहीं सोचा। ये तो मैं सोच रहा था कि तुमने ऐसा सोचा होगा। सरकारी वकील केस के लिए तैयार है? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Defense is also ready. Please proceed, Mr. Prosecutor. इस पर हाथ रख कर कहिए, मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा मिसेस जीवन, एक बात बताइए, डॉक्टर जीवन से शादी से पहले अगर आपको इस बात की इजाजत दे दी जाती कि आप जिसके साथ चाहें शादी कर सकती हैं, तब भी आप डॉक्टर जीवन से ही शादी करती? जी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी और से प्यार करती हैं? करती हूँ नहीं, करती थी। हिंदुस्तानी औरत अगर अपने पति के अलावा कभी किसी से प्यार करती है तो शादी से पहले करती है, शादी के बाद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जीवन से शादी से पहले आप किसी और से प्यार करती थी? जी हाँ। किससे? इनसे। गोपाल से? जी हाँ। और क्या ये सच नहीं है मिसेस जीवन कि जब आपने गोपाल को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो बहुत दुखी हुआ और उसने कहा जी चाहता है तुम्हें दुख देने वाले सब लोगों को जान से मार डालो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह सवाल नहीं स्टेटमेंट है जो बेबुनियाद है, बेवजह है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अच्छा मिसेस जीवन, शादी से पहले गोपाल के साथ जो आपका रिश्ता था उसे क्या सच्चे प्यार का नाम दिया जा सकता है? उसे सिर्फ सच्चे प्यार का ही नाम दिया जा सकता है। उस रिश्ते के लिए दूसरा और कोई नाम नहीं। इसका मतलब यह है जब गोपाल को आपने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई होगी तो उसे बहुत गुस्सा आया होगा? जी हाँ, बहुत गुस्सा आया। तो क्या आप अदालत को यह बताने की कोशिश करेंगी कि उस गुस्से में इसने एग्जैक्टली क्या क्या कहा? पहले तो इसने तकदीर को कोसा, फिर समाज को गालियां दी जो दो चाहने वालों को मिलने नहीं देता,
फिर मुझसे कहा चलो सब छोड़कर कहीं भाग चले, मगर मैंने इनकार कर दिया। अच्छा मिसेस जीवन, शादी के बाद आपकी गोपाल से पहली मुलाकात से लेकर बच्चे के कत्ल तक कितने दिनों का वक्त रहा होगा? जी 9 दिन का। इन 9 दिनों में आप गोपाल से मिली? जी हाँ मिली। कितनी बार? रोज ही मिलती थी। कभी कभी दिन में 2 बार भी मिलती होंगी? जी हाँ, किसी किसी दिन 2 बार भी मिलती थी। अच्छा एक बात और बताइए, पहले दिन आपके दर्द की दास्तान सुनकर गोपाल को जो गुस्सा आया था वो इन 9 दिनों की मुलाकातों में बढ़ता गया या कम हुआ? बढ़ता गया। हाँ, क्या इस गोपाल ने कभी कुछ आपसे ऐसा कहा जिससे आपको ये लगा हो कि ये डॉक्टर जीवन के बच्चे गोपाल का कत्ल कर सकता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस सवाल के जवाब में मिसेस जीवन जो भी कहेंगी वो इनकी राय होगी, हकीकत नहीं, असलियत नहीं, सच्चाई नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू ऑनर, थैंक यू। अच्छा मिसेस जीवन, क्या कभी इस गोपाल ने आपसे ये कहा कि डॉक्टर जीवन के बच्चे गोपाल को जान से मार डालेगा? जी नहीं। क्या कभी इसने ये कहा कि डॉक्टर जीवन को जान से मार डालेगा? जी नहीं। क्या इसने कभी ये कहा कि ये खुद को और आपको जान से मार डालेगा? जी नहीं। क्या इसने कभी ये कहा कि आपकी खातिर सारी दुनिया को आग लगा देगा? जवाब दीजिए मिसेस जीवन, आई रिपीट, क्या इसने कभी ये कहा कि आपकी खातिर सारी दुनिया को आग लगा देगा? जी हाँ। कि डॉक्टर जीवन से शादी के बाद जब आप गोपाल से मिली, उस दिन से लेकर उस दिन तक जब डॉक्टर जीवन के बच्चे गोपाल का कत्ल हुआ, इस गोपाल से आप अक्सर मिलती थी? जी हाँ मिलती थी। गोपाल से मिलने के बाद और डॉक्टर जीवन के बच्चे गोपाल के कत्ल होने के बीच 9 दिन है, हा? इन 9 दिनों में आप गोपाल के साथ गुस्ताखी माफ सोई? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, न सिर्फ इस सवाल का ताल्लुक गवाह की जाती जिंदगी से है, बल्कि ये सवाल गवाह की जाती जिंदगी पर एक हमला है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर जीवन, 9 दिनों में कुल मिलाकर 216 घंटे होते हैं। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो 4 घंटे एवरेज के हिसाब से आप 36 घंटे सोई और बाकी 180 घंटे आपने गोपाल के साथ गुजारे? जी हाँ गुजारे। सरकारी वकील के एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि हिंदुस्तानी औरत अपने पति के अलावा अगर किसी और से प्यार करती है तो शादी से पहले करती है, शादी के बाद नहीं, करेक्ट? अब मैं ये जानना चाहता हूं मिसेस जीवन कि अपने पति की गैर मौजूदगी में 216 घंटों में से 180 घंटे जो आपने गोपाल के साथ गुजारे, किस रिश्ते के तहत गुजारे? ये जरूरी है कि हर रिश्ते को नाम दिया जाए? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मगर जो औरत ये कहती है कि हिंदुस्तानी औरत अपने पति के अलावा अगर किसी और से प्यार करती है तो शादी से पहले करती है, शादी के बाद नहीं करती, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने पति के अलावा अगर किसी और इंसान से मेल जोल रखे तो सिर्फ उसी रिश्ते के तहत रखे जिसका या तो कोई नाम हो या जिसे कोई नाम दिया जा सके। ऐसा कोई कानून है क्या? नहीं, कानून तो नहीं है, पर आमतौर पर ऐसा होता है जैसा मैंने कहा, और कानून भी आमतौर पर होने वाली। इसे दोस्ती कह सकते हैं आप? इस दोस्ती की हद क्या थी? क्या मतलब? मेरा मतलब है डॉक्टर जीवन के साथ शादी होने से पहले इस दोस्ती की हद थी प्यार, आपकी अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वो 9 दिन जो आपने गोपाल के साथ गुजारे, उन 9 दिनों में इस दोस्ती की हद क्या थी? मेरी समझ में नहीं आता, आपके सवाल का जवाब कैसे दूं? मैं बताता हूं। इस दौरान कभी आपने गोपाल का हाथ पकड़ा? जी हाँ, बहुत सी बार पकड़ा। उसके कंधे पर सर रखा? बहुत सी बार। उसने आपके आंसू पोंछे? जी हाँ, मैं जब भी रोई इसने मेरे आंसू पोंछे। अंदाजन आप कितनी बार रोई? मैं रोज रोती थी, रोज हंसती थी। फिर तो प्यार से उसने आपके सर पे हाथ भी फेरा होगा? जी हाँ, बहुत सी बार फेरा। Did he kiss you? Objection, Your Honor. No, he did not. Witness has already answered the question.
कमबख्त औरत सच जितने जोर से बोलती है, झूठ भी उतने ही जोर से बोलती है। अदालत सुन नहीं सकी मिस्टर राम, आपने क्या कहा? आई एम सॉरी ऑनर, मैंने जो कहा अदालत के लिए नहीं, खुद अपने लिए कहा। आइंदा नहीं कहूंगा। आई एम सॉरी। प्रोसीड विद द केस। अच्छा मिसेस जीवन, अब मैं आपको एक कागज का टुकड़ा दूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने इस कागज के टुकड़े को पहले कहीं देखा है या नहीं, और इस पर जो कुछ लिखा है उसके बारे में आप कुछ जानती है या नहीं? जरा सोच कर जवाब दीजिएगा मिसेस जीवन। मैं इस कागज के टुकड़े या इस पर लिखे हुए मैटर के बारे में कुछ नहीं जानती। गोया कि आप इस कागज के टुकड़े और इस पर लिखे हुए मजमून को पहली बार देख रही हैं। जी हाँ। योर ऑनर, इस कागज के टुकड़े के साथ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि इस कागज के टुकड़े पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मरहूम गोपाल के हाथ का लिखा हुआ है। अब अगर अदालत इजाजत दे तो इस कागज के टुकड़े पे जो भी लिखा हुआ है मैं उसे पढ़ूं? प्रोसीड। थैंक यू ऑनर। मिसेस जीवन आखिर पकड़ी गई ना? इस कागज में लिखा हुआ है। मिसेस जीवन आखिर पकड़ी गई ना? मैंने सब कुछ देखा। उस आदमी ने कैसे मेरे डैडी के बिस्तर को चीरा फाड़ा और फिर तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आने दो डैडी को, एक एक बात बताऊंगा और फिर कहूंगा कि तुम्हें इस घर से निकाल दे। तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। गोपाल, क्या आप यही कहना चाहेंगे कि इस कागज के टुकड़े के बारे में आप कुछ नहीं जानती? जी हाँ, मैं इस कागज के टुकड़े के बारे में कुछ नहीं जानती। मिसेस जीवन, मेरे पास गवाह है जो यही आपकी जगह खड़ा होकर गीता की कसम खाकर कहेगा कि उसे यह कागज का टुकड़ा आपके बेडरूम से मिला था। तो क्या हुआ? मेरे कमरे में ऐसे बहुत सारे कागज के टुकड़े हो सकते हैं जिनके बारे में मुझे कोई इल्म न हो। मिसेस जीवन, इस कागज के टुकड़े पे आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। सो व्हाट? हो सकता है इसे मैंने अपने कमरे में कहीं पड़ा देखकर उठाकर एक जगह रख दिया हो। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि अगर आपको आपके कमरे में पड़ा हुआ कागज का कोई ऐसा टुकड़ा मिले तो आप बिना खोलकर देखे उसे एक तरफ रख देती हैं? अगर मेरे पास इसे खोलने का कोई कारण नहीं हो तो और क्या करूंगी? अगर आप फिल्मों में होती तो अच्छी खासी एक्ट्रेस बन गई होती। That's all your honor. Thank you. बिना कुछ कहे सुने ही चली जाओगी? मुझे तो कुछ कहना नहीं, आपको कुछ कहना है तो सुन लूंगी। देखो रोमा, आधी बगावत या आधा सरेंडर दोनों ही बुरे हैं। ये इंसान को न जीने देते हैं न मरने देते हैं। ये सभ्यता की ट्रेजेडी है जो इंसान को आधा इंसान बनाकर ही हार गई। मैं आज के युग का एक सिविलाइज आधा इंसान उस औरत को तो माफ कर सकता हूं जिसका मेरे साथ शादी होने से पहले किसी और के साथ अफेयर था। मैं उस औरत को भी माफ कर सकता हूं जिसने मेरे साथ शादी करने के बाद किसी और आदमी के साथ मेरे ही बिस्तर पर, मगर मैं उस औरत को कभी माफ नहीं कर सकता जिसने उस काम को करने में तो बहादुरी दिखाई जिसकी समाज और सभ्यता दोनों इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो एक्सपोज होने के डर से
एक 8 साल के मासूम बच्चे को जान से मार डाला। मैं नहीं मानता रोमा कि मेरे गोपाल का कत्ल तुम्हारे गोपाल ने किया है। मैं समझता हूं, बल्कि मुझे यकीन है कि मेरे गोपाल का खत पढ़ने के बाद दुनिया और समाज के डर से तुमने मेरे गोपाल का कत्ल किया, क्योंकि तुम्हारी बगावत अधूरी थी। शादी के बाद तुम अपनी प्रेमी के साथ अपने पति के बिस्तर पर सो तो सकती थी, लेकिन शादी के मंडप में बारातियों के सामने खड़ी होकर यह नहीं कह सकती थी कि जिससे मेरी शादी हो रही है मैं उससे नहीं किसी और को प्यार करती हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सिर्फ दुनिया, समाज और सभ्यता से नहीं डरी, बल्कि मौत से भी डर गई। इसीलिए मेरे गोपाल का कत्ल करने के बाद तुमने खुद के बचाव के लिए बड़ी सफाई से, बड़े आराम से अपने गोपाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। तुम्हारा चिल्लाना इस बात का सबूत है कि मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा। रोमा, मेरे गोपाल के कत्ल के सिलसिले में कानून को तुम्हारी कितनी जरूरत पड़ेगी मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन शादी नाम के इंस्टीट्यूशन के सिलसिले में मैं कभी तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। इसमें मैंने यही लिखा। मरने का इरादा छोड़ दो गोपाल, प्लीज। मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद ऐसा सोचा तुमने? आज मेरी रोमा जिस हाल में भी है उसकी जिम्मेदार तुम हो। गोपाल को मारने के बजाय मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए था। तो आज मार डालो, खुद जीने का फैसला कर लो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ गोपाल, रोमा जैसी औरत के लिए मरना जिंदगी की तौहीन है। और तुम जैसी औरत के लिए जीना जिंदगी की तौहीन नहीं है क्या? मैं कब कह रही हूँ कि मेरी खातिर जियो? मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर मेरी खातिर जीना नहीं मंजूर तुम्हें, तो उसकी खातिर मरना क्यों मंजूर कर लिया? साधना, तुम चली जाओ यहां से। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत है और वो है रोमा। वो जहां भी है, जैसी भी है, मैं उसका हूं, सिर्फ उसका। रोमा, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक मर्द है जिसने तुम्हें कबूल किया है, मगर उसे भी तो। योर ऑनर, ये बात बिला शक व शुबा साबित हो चुकी है कि गोपाल दास, वर्ल्ड गोवर्धन दास ने अपने होशो हवास में जानते बूझते हुए डॉक्टर जीवन के बेटे, जो कि 8 साल का था, उसका कत्ल किया। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस इंसान को इस कत्ल के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मरहूम गोपाल के खत के मुताबिक अगर इस कत्ल का कारण रूमा का डॉक्टर जीवन से शादी के बाद अपने पति के बिस्तर पे अपने प्रेमी के साथ सोना है, तो इस कत्ल के दोनों जिम्मेदार हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सोए थे तो ये इंसान थे, लेकिन जब इन्होंने कत्ल किया उस वक्त सभ्यता के डर ने इन्हें इंसान से जानवर बना दिया था। ये ऑनर, अगर अदालत फैसला करते वक्त इन दोनों की बेबसी को मद्देनजर रख सके तो ये ओरिजिनल इंसान पे जिसकी नस्ल हम सब हैं, बहुत बड़ा एहसान होगा। That's all, Your Honor. Thank you very much. मुलजिम गोपाल दास, गोवर्धन दास को यह अदालत डॉक्टर जीवन के 8 साल बच्चे के कत्ल के इल्जाम में
मौत की सजा देती है। गोपाल, चलो तुमको जेलर साहब ने घर पे बुलाया है। घर पे? हाँ, घर पे। एक जगह सूरज निकलने से पहले अंधेरा होता है और एक जगह सूरज डूबने के बाद अंधेरा। दोनों जगह है। फर्क सिर्फ है पहले और बाद का। मैं आपका मतलब नहीं समझा। तुम्हारे सर पे कुर्बानी का भूत सवार है और उसके सर पे गिल्ट का भूत सवार है। तुम मरना चाहते हो ताकि वो जिंदा रह सके और वो इसलिए मर जाएगी कि जीना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। आप किसे बचाना चाहते हैं? तुम दोनों को, क्योंकि मैं समझता हूं गोपाल के कातिल न तुम हो न रुमा है, बल्कि गोपाल का कातिल वो डर है जिसे सभ्यता के ठेकेदारों ने इस जानवर को इंसान बनाने के लिए बनाया था। और वो डर सिर्फ गोपाल का ही कातिल नहीं, बल्कि तुम और रुमा जैसे बहुत सारे लोगों का कातिल है। आत्महत्या का कारण डर है गोपाल, मर्डर का कारण डर है, अटैक का कारण डर है, रिट्रीट का कारण डर है, ऑफिस का कारण डर है, डिफेंस का कारण डर है। आप वकील होकर ऐसी बातें करते हैं? वकील? कानून सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है गोपाल, और कुछ नहीं। वो वकील जो झूठ को बड़ी होशियारी के साथ सच साबित कर दे और सच को बड़ी होशियारी के साथ झूठ साबित कर दे, उसकी फीस सबसे ज्यादा होती है। वो गवाह जो सबसे बड़ा गवाह समझा जाता है, जिसे लोग चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेस कहते हैं, वो बेचा और खरीदा भी जा सकता है। गोपाल का कातिल कोई भी हो, लेकिन आप उसे कानून से कैसे बचाएंगे? मैं गोपाल के कातिल को कानून से नहीं बचाना चाहता, बल्कि मैं उसको उसके अपने आप से बचाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कानून से ज्यादा कड़ी सजा इंसान को उसका अपना आप दे सकता है। कोई रास्ता नहीं है। पाप जीने नहीं देगा, अपना आप जीने नहीं देगा, एक नन्ही सी जान का श्राप जीने नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं। हाँ, आत्महत्या ही छुटकारा दिला सकती है तुम्हें उन यादों से जो मौत से भी ज्यादा डरावनी है। बीता हुआ कल एक भयानक सपने की तरह तुम्हारी आंखों के सामने घूमता रहेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जिस गोपाल ने मेरा जीना हराम कर दिया था ना, उसे मारकर उस गोपाल को फांसी के फंदे की तरफ भेज दिया, जिसके बिना मैं जी नहीं सकती थी। कितने मजे की बात है ना? मजे की बात। इसका क्या मतलब है, समझे?
नहीं समझे ना? इसका मतलब है अगर इंसान सचमुच किसी को चाहता है तो सिर्फ अपने आप को, और किसी को नहीं चाहता। बड़े हो की कोशिश करना किसी और के लिए जीने की, मरने की। अच्छा, मेरे गोपाल को तो ये आट आता था। चढ़ गया ना फांसी पर मेरे लिए। पागल था ना, वो तो पागल था, पागल था। मेरा गोपाल पागल था, पागल था, पागल था। मेरा गोपाल पागल था। अरे भाई, कुछ सुना तुमने? क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अपील के बाद भी गोपाल को फांसी की सजा मिली है। अच्छा, अब दिन गिनना शुरू कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता राम भैया। अगर गोपाल को फांसी हो गई तो कानून मुजरिम कहलाएगा, कातिल कहलाएगा। जो इंसान अपने आप को मारने पर तुला हुआ है उसकी मौत के लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। क्या गोपाल को बचाने का कोई रास्ता नहीं? नहीं। उसे अगर ये खबर दे दी जाए कि रूमा मर गई है, उसने आत्महत्या कर ली है, तो भी वो सच नहीं बोलेगा। ये नहीं मानेगा कि उसने मुर्दा गोपाल का गला दबाया था। राम भैया, अगर रूमा को ये बताया जाए कि गोपाल ने मान लिया है कि उसने मुर्दा गोपाल का ही गला दबाया था, तो हो सकता है रूमा सच कबूल करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वो इस वक्त होगी कहाँ? डॉक्टर जीवन से मिलकर पूछताछ नहीं कर सकते? पूछताछ की जा सकती है। तुम लोगों को बीमारी से बचाते हो और मैं कानून से बचाता हूं, मगर इस केस में हम दोनों फेल हो गए हैं। गोपाल को कानून मार डालेगा और रूमा को गिल्ट नाम की बीमारी। ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं। मैं भी कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हो रहा हूं, लेकिन कत्ल तो हुआ है ना। मेरा गोपाल तो मरा है ना, और कातिल को सजा मिलनी ही चाहिए। ये तुम्हारे कानून की कमजोरी है कि जिसने कत्ल किया वो आजाद घूम रही है और मासूम गोपाल को फांसी लगने वाली है। यही तो रोना है जीवन। तुम्हारे गोपाल की हत्या ना रूमा ने की है ना गोपाल ने। तो फिर किसने की है? उस डर ने जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। तुम ये कहना चाहते हो जिसने मेरे गोपाल का कत्ल किया है वो कातिल नहीं है? है, जरूर है, मगर वो कत्ल का बहाना है, कत्ल का कारण नहीं। सजा किसको मिलनी चाहिए, बहाने को या कारण को? यही तो है वो सवाल जिसका जवाब समाज और सभ्यता ढूंढना नहीं चाहते, और किसी एक ढूंढने वाले को इसका जवाब मिलता नहीं। जैसे इस केस में देखो, कत्ल का बहाना है रूमा और कारण है समाज का बनाया हुआ अड्डा। बहाने को कातिल करार देकर कानून जो सजा देगा वो भी उसी समाज का बनाया हुआ है जिसने कत्ल के कारण डर को बनाया है। तुम करना क्या चाहते हो? मैं रूमा को तलाश करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो डर जिसने रूमा से कत्ल करवाया है, कत्ल के बाद अब गिल्ट का रूप ले लेगा और रूमा को जीने नहीं देगा। इसलिए मौत से पहले अगर रूमा से मेरी मुलाकात हो जाए तो गोपाल को बचाया जा सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अब रूमा को कहां ढूंढा जाए? कमजोर, डरपोक और अपने आप को पापी समझने वाले लोग इस संसार में दो ही जगहों पर मिलते हैं, तीर्थ स्थानों पर या मंदिरों में। बिल्कुल ठीक। विश में लक जीवन। नाम गोई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
ऐसा विश्वास नहीं हुआ कभी। नहीं हो ये भी नहीं मान सकी मैं। विश्वास के बिना इंसान जी ना सके, ऐसा कोई बेनाम कानून बना रखा है शायद तुम्हें मानने वालों ने। मैंने जब कभी तुम्हें मानना चाहा तो शंका रास्ते में आ गई। जब ये विश्वास करना चाहा कि तुम नहीं हो तो डर ने डरा दिया। इस शंका और डर से जिंदगी जीने के काबिल नहीं रही और सपने खौफनाक हो गए। मैं मरने जा रही हूँ। अगर तुम हो तो मुझे रोक लो। एक्सक्यूज मी, कुछ कहने आया हूं वो सुन लो, फिर जहर पी लेना। गोपाल जब जीवन के बेटे का गला दबा रहा था तो उसी वक्त उसे यह पता चल गया था कि वो एक मुर्दे का गला दबा रहा है। क्या? हाँ रोमा, वो खामोशी से मरने जा रहा है ताकि तुम खुशी से जी सको, लेकिन तुम तो आत्महत्या करने जा रही हो। जहां से मरने का साहस पैदा कर सकी, वहीं से सच बोलने का साहस क्यों नहीं पैदा कर सकी? सच क्या है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता। मैं बताता हूं। अगर गोपाल तुम्हें ना भी देखता तो भी सच ये है कि तुम अपने प्रेमी के साथ अपने पति के बिस्तर पर, गोपाल को जीवन के बेटे या कत्ल के जुर्म में फांसी हो गई तो भी सच ये है कि उसे तुमने मारा था। इस सच को मान लेने में कौन सा डर सामने आ रहा है? समाज का, लोगों का, वो डर जिसने मुझे गोपाल की जान लेने पे मजबूर किया, वो डर जिसने मुझसे झूठ बुलवाकर मेरे गोपाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। मान लो दुनिया तुम्हारे गले में फूलों का हार डालकर तुम्हें देवी की तरह पूजना शुरू कर दे, तो भी क्या ये सच तुम अपने आप से छुपा सकती हो? नहीं। तो फिर जो सच तुम अपने आप से नहीं छुपा सकती हो, उसे अगर दुनिया से छुपा भी लो तो क्या? जीना तुम्हें, समाज को नहीं। जिंदगी तुम्हारी है दुनिया की? मेरी। तो फिर मेरे साथ चलो रुमा। सच बोलने उसको मान लेने का फैसला कर लो रुमा। साहस अपने आप आ जाएगा। मौत के इतने नजदीक आकर सब डर मर जाते हैं। इंसान छोटा है या बड़ा, अच्छा है या बुरा, गुनहगार है या बेगुनाह, इन सब बातों को लेकर जो फैसले जिंदगी में काम आते हैं वो इंसान के अपने होते हैं, समाज के नहीं, दुनिया के नहीं। चलिए इस पर हाथ रखकर कहिए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जब गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी तब झूठ बोला था। आज सच बोलने का फैसला करके आई हूं, इसलिए योर ऑनर, डॉक्टर जीवन से मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। उस शादी में हल्दी मलकर मुझे नहलाया गया, मेहंदी से मेरे शरीर को सजाया गया, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया गया, मेरी मांग सिंदूर से भरी गई, पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लिए गए, गांठें बांधी गई, मंत्र पढ़े गए, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं बदला। ये रस्मों का खोखलापन नहीं तो और क्या है। शादी के बाद डॉक्टर जीवन जब पति बनकर मेरे साथ सोए तो दुनिया की हर तहजीब के हिसाब से वो सोना पवित्र था, लेकिन मेरी नजरों में वो सोना गुनाह था, रेप था, बलात्कार था, क्योंकि मैं गोपाल से प्यार करती थी। ये गोपाल शादी के बाद दोबारा जब मुझे मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और जिस बिस्तर पर मेरी पवित्रता, मेरी मासूमियत को जलाया गया था, वहीं उसी बिस्तर पर मैंने समाज और सभ्यता की पवित्रता को आग लगा दी। योर ऑनर,
गोपाल और डॉक्टर जीवन, ये दो मर्द मेरी जिंदगी में दो अलग अलग रिश्तों के जरिए आए थे। एक मन के रिश्ते से, दूसरा तन के रिश्ते से। मैं एक कमजोर औरत तन का रिश्ता निभाने के लिए मन को नहीं मार सकी और मन का रिश्ता निभाने के लिए तन को नहीं बचा सकी। लेकिन ये खेल मेरी जिंदगी के साथ किसने खेला, क्यों खेला? तन और मन के इस बंटवारे का जिम्मेदार कौन है? योर ऑनर, ये नाम और ये इज्जत जिनके लिए औरत को पहले बेटी के रूप में माँ बाप के घर अपने मन को मारना पड़ता है, फिर ससुराल में पत्नी और बहू बनकर मन को मारना पड़ता है, ये नाम और ये इज्जत क्या है? यह है दुनिया के लोगों की राय आपके बारे में, जो आपके कर्मों की बुनियाद पर बनती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो है कि आप वही हैं, वैसे ही हैं जैसे दुनिया के लोग आपको समझते हैं। कौन जानता है कि भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद के बैठा हुआ इंसान अंदर से भी वही है जो बाहर से नजर आ रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहां बैठा वो पड़ोसी की जवान लड़की के बारे में सोच रहा हो? क्या हर बोली गई बात का मतलब वही होता है जो भाषा बताती है? योर ऑनर, लोगों की राय के मुताबिक बने हुए नाम को बचाने के लिए ही मैं आत्महत्या करने जा रही थी। जब मिस्टर राम ने मुझसे कहा कि मान लो सारी दुनिया के लोग तुम्हें देवी समझकर पूजने लगे, तो भी क्या तुम इस सच को भूल सकोगी कि गोपाल की हत्या तुमने की थी? इस एक सवाल ने झूठ की तमाम बंदिशों को तोड़ दिया और मैं कबूल करने यहाँ चली आई कि गोपाल की हत्या मैंने की है। इस हत्या की सजा मुझे मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ मुझे सजा देने का हक सिर्फ उस इंसान को है जो सारी जिंदगी अंदर और बाहर से एक रहा हो और जिसकी कोई सांस डर से वाकिफ ना हो। थैंक यू योर ऑनर। ये अदालत गोपाल को बाइज्जत बरी करने और इस औरत को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और पुलिस को 15 दिन का वक्त देती है इस औरत के खिलाफ केस तैयार करने के लिए। रोमा, मेरे बेटे की मौत के लिए कानून तुम्हें क्या सजा देगा ये तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया उस सच के नाम पर जिसे कहने में तुम डरी नहीं। जब भी तुम्हारा केस अदालत में आएगा तो तुम्हारा वकील सफाई बनकर मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा, ताकि अगर सजाए मौत भी हो तो भी तुम्हारे अंदर का सच जिंदा रहे।